नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर हैं। वो सुबह रायपुर के हेलीपैड से जशपुर के लिए रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सर्वेश्वरी समूह आश्रम नारायणपुर का भी भ्रमण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री 12:45 पर किसान महतारी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसान हितों और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और किसान जो हैं वो उपस्थित रहे। आपको बता दें, इसके बाद वो 2 बजे विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये धार्मिक आयोजन क्षेत्र में आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दिन भर के कार्यक्रमों के बाद सीएम साय शाम 4:15 पर राजधानी लौट आएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को 75वें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को सभी ने माल्यार्पण कर नमन भी किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि बाबा साहेब द्वारा लिखा गया संविधान सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान हमें देश और समाज के विषय में अपनी बात मर्यादित और अनुशासित भाषा में रखने का अधिकार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से संविधान की मर्यादा, मूल्यों और कर्तव्यों का पालन करने का भी आह्वान किया। आज सर्वप्रथम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहाँ पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहाँ पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, ये निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, खेल क्षेत्र में नई ऊर्जा और खिलाड़ियों की उत्कृष्टता का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने इसे भारत के खेल के इतिहास में जुड़ा हुआ स्वर्णिम अध्याय बताया और कहा, ये हर भारतीय के सपने को नया पंख देगा। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस मेजबानी से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, जज्बे और जुनून का सम्मान हुआ है। यह अवसर देश के बच्चों, युवाओं और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और ये मेजबानी उसी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने खेलों के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, यह आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा बल्कि भारत की वैश्विक छवि और खेल संरचना को भी मजबूत करेगा।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बसना तहसील के अंतर्गत ग्राम सलखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका आत्मीयता से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ग्रामीणों द्वारा आयोजित मां महालक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में भाग लिए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने मां लक्ष्मी से राज्य और क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। पूजन के दौरान पुजारियों ने पारंपरिक मंत्रोच्चार किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रद्धा के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रही। आपको बता दें, दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याओं, जरूरतों और क्षेत्र के विकास कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। तो सीएम साय जो है वो सलखंड ग्राम पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मां महालक्ष्मी पूजन में विधि विधान से सीएम साय जो है वो शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं और विकास कार्यों की भी जानकारी ली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन के काम में तेजी देखा जा रहा है। राज्य में अब तक 1,45,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। राज्य में अब तक 69% पंजीकृत मतदाताओं तक बीएलओज पहुंच चुके हैं। ब्लॉक स्तर के अधिकारी अब तक कुल 2,12,30,737 मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य पूरा करेंगे। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि सभी बीएलओज को सभी मतदाताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें मतदाता अपने विवरण की पुष्टि कर सकेंगे और आवश्यक सुधार करवा सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची में डिजिटाइजेशन और बीएलओ की सक्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां लगातार बढ़ते अपराध और युवा वर्गों में नए तरीके के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चाकू और छुरी दिखाकर भय का माहौल पैदा कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 में अपराध दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन खोली है, ताकि अपराधियों की सूचना तुरंत दी जा सके। इन सूचना देने वालों के नाम पर पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा, ये भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। तो आपको बता दें, चाकू दिखाकर भय फैलाने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है, तो आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की मानी जा सकती है। भ्रम फैलाने और भय फैलाने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी खोली है, ताकि अपराधियों की सूचना तुरंत दी जा सके। इन सूचना देने वालों के नाम जो है वो पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे। तो आपको बता दें, चाकू दिखाकर भय फैलाने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चाकू दिखाकर लोगों में भय पैदा करते थे, जिसके बाद से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इन 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसपे लोग अपनी शिकायतें और इस तरह की सूचना दे सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां सिटी पुलिस ने अवैध गांजा की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी की बाड़ी में 12 पेड़ गांजे जब्त किए, जिनका कुल वजन 22 किलो 560 ग्राम बताया गया है। बताया गया है कि आरोपी विगत कई दिनों से बाड़ी के बीच अवैध खेती कर रहा था और गांजा बेचने का काम भी कर रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद आरोपी के खेत में छापा मारा गया और गांजे के पौधे जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ धारा 20
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, बलौदा बाजार पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। अवैध गांजा की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये आरोपी लंबे समय से अवैध गांजे की खेती कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस जो है वो मौके पर ही इसकी खेती में छापेमारी की और अवैध गांजे के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, 2 किलो गांजा जो है वो जब्त कर लिया गया है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में आरोपी को लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है बलौदा बाजार पुलिस की मानी जा सकती है। लंबे समय से ये आरोपी जो है अवैध गांजे की खेती कर रहा था, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, 2 किलो गांजा भी पुलिस ने उसके पास से जब्त कर लिए हैं और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बलौदा बाजार पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये आरोपी लंबे समय से खेती कर रहा था, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस जो है आरोपी के खेत में छापेमारी की और अवैध गांजे के पेड़ के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो 2 किलो गांजे के साथ आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस तरह के कई मामले जो है लगातार जिले में देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद से ही पुलिस जो है वो एक्शन मोड में थी और एक गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी के बारे में पता लगाया गया और आरोपी के खेत में छापेमारी कर अवैध गांजे के पेड़ के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता जो है पुलिस की मानी जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीजापुर से है, जहां थाना बासागुड़ा की टीम ने ग्राम नेड्रा में थाना और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें, इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक साहू के नेतृत्व में पुलिस बल ने ग्रामीणों से विस्तृत संवाद किया। ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की जानकारी दी गई और समाज से भटके युवकों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित भी किया गया। साथ ही पुलिस ने नेड्रा के जंगल में माओवादियों द्वारा बनाए गए माओवादी स्मारक भी ध्वस्त किया गया। आपको बता दें, ये कदम क्षेत्र में माओवादी प्रभाव को कम करने और सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बता दें, नेड्रा में पुलिस ने माओवादी स्मारक भी ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही लोगों को पुनर्वास नीति की जानकारी दी, मुख्य धारा में कैसे वापस लौटा जाए और इससे क्या कुछ फायदा है, इसकी जानकारी जो है पुलिस द्वारा दी गई। इसके साथ ही जो माओवादियों के स्मारक बनाए गए हैं उसको ध्वस्त किया गया। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की जानकारी जो है वहां मौजूद लोगों को दी गई, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। माओवादियों का प्रभाव कम करने के लिए आपको बता दें, माओवादी स्मारक जो वो बने हुए थे उसे ध्वस्त किया गया। सभी सुरक्षा कर्मियों ने इसे मिलकर ध्वस्त किया और जो लोग मौजूद थे उन्हें पुनर्वास नीति की जानकारी दी गई। आत्मसमर्पण कैसे किया जाए, पुनर्वास नीति से क्या फायदा है, किस तरह से मुख्य धारा में लौटा जाए और अपनी जीविका चलाया जाए, इसकी भी जानकारी जो है सुरक्षा कर्मियों द्वारा लोगों को दी गई, ताकि वो माओवादियों के प्रभाव से बाहर निकलकर मुख्य धारा में लौटे और सामान्य जीवन जी सके। इसके साथ ही आत्मसमर्पण और जो पुनर्वास नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें क्या कुछ फायदा होगा, किस तरह के रोजगार मिलेंगे, क्या कुछ सुविधाएं जो है वो सरकार देगी, इस पे भी जानकारी दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने न्यू सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक के दौरान मंत्री ने छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का लाभ सर्व सुलभ और समयबद्ध पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए अधिकारियों को शपथ भी दिलाई। जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अमित सिन्हा ने विभागीय योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों की प्रस्तुति दी। मंत्री ने समर्पण मूल्य पर धान खरीदी में किसानों को आ रही समस्याओं को भी लेकर अधिकारियों के माध्यम से सुना और सभी किसानों के धान समय पर खरीदने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मरवाही विधायक प्रणव
मरपच्ची और जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा भी मौजूद रहीं। तो आपको बता दें, महिला और बाल विकास मंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंची थी, जहां विभागीय समीक्षा बैठक किया उन्होंने और जो जनता थी उनसे सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उसके निस्तारण के आदेश भी दिए गए। विभागीय समीक्षा बैठक में प्रगति की भी जानकारी जो है वो मंत्री द्वारा दिया गया। तो महिला और बाल विकास मंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। विभागीय समीक्षा बैठक की प्रगति की जानकारी जो है इस दौरान दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। किसानों की धान समय पर खरीदी की जाए, इसका भी आश्वासन मंत्री द्वारा दिया गया। महिला सुरक्षा को लेकर भी मंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर से एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें, इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और चयनित बच्चों को 25,000 प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 20 दिसंबर तक जिला महिला और बाल विकास कार्यालय में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें, ये पुरस्कार उन बच्चों को सम्मानित करता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय और साहसिक कार्य किए हैं। तो वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20 दिसंबर की गई है। इस दौरान बच्चों को 25,000 प्रोत्साहन राशि और मेडल और प्रशस्ति पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके लिए रायपुर सरकार ने ये सूचना लागू कर दी है। आपको बता दें, 20 दिसंबर तक जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्य वीरता पुरस्कार का आयोजन जो है वो जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्य वीरता पुरस्कार में 20 दिसंबर तक वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाल विकास मंत्रालय में वो ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीरता पुरस्कार के लिए जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो 20 दिसंबर तय की गई है। इसमें 25,000 पुरस्कार जो है वो अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो भी इसके सफल अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने वीरता के लिए काम किया हो या कुछ साहसिक कार्य जो है उनके द्वारा किया गया हो, उसके लिए राज्य वीरता पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि जो है वो 25,000 रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। साहसिक कार्य के लिए मेडल भी उन विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो इस साहसिक कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र में एसआईआर को लेकर बैठक लेंगे। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बैठक का मुख्य उद्देश्य बीएलए की तैयारियों की समीक्षा करना और आगामी रणनीति तय करना है। बैठक पूरी होने के बाद सचिन पायलट बस्तर से रायपुर एयरपोर्ट आएंगे और वहीं से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो एसआईआर की तैयारियों को लेकर सचिन पायलट जो है वो बस्तर पहुंचने वाले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां मानस मंदिर में हर साल आयोजित राम जानकी विवाह का भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। आपको बता दें, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए और भक्ति भजन की प्रस्तुतियां दी। संध्या समय में मंदिर से बारात नगर के मुख्य मार्गों से होकर वापस राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां बच्चों ने भगवान राम और माता सीता का आकर्षक रूप धारण किया। पंडित जी द्वारा विवाह की रीतियां संपन्न की गई। रात भर संगीत और भजन सभा का आयोजन रहा, जिसमें भाटापारा और दीपक केसरवानी द्वारा भक्ति संगीत प्रस्तुत किए गए। इस भव्य आयोजन में नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय केसरवानी सहित बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी उपस्थित रहे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग जिले से है, जहां ग्राम बेला कछार की बेटी संजू देवी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न सीनियर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल और मैन ऑफ द मैच सीरीज का खिताब उन्होंने जीता है। संजू का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। पिता रामजी यादव और माता अमरिका बाई परिवार चलाते हैं। अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर संजू ने पहले राज्य स्तर पर तीनों वर्गों में लगातार चैंपियनशिप जीतकर खुद को राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाया। सांसद विजय बघेल और कबड्डी गुरु शशि बघेल ने उनके अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। गांव बेला कछार में उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और बधाइयों के साथ किया गया। संजू देवी का सपना अब ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने का है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में धमतरी कांग्रेस भवन में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें, एक कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को खुलेआम टिकट बेचने वाला दलाल कह दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक आ गया, जिससे कुछ देर के लिए कांग्रेस भवन में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद वहां मौजूद अन्य कांग्रेसी नेताओं ने माहौल को काबू में किया। हंगामा करने वाले नेता देवेंद्र अजमानी ने कहा कि वो बीते 40 सालों में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर चुनाव में डमी प्रत्याशी का फॉर्म क्यों नहीं भरा गया, जिसके कारण बीजेपी को वॉक ओवर मिला। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि अजमानी कांग्रेस किसी भी कार्यक्रम में नहीं आता था और बीजेपी के कार्यक्रम में जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि अजमानी कांग्रेस सरकार के समय पद का दुरुपयोग कर वसूली करता था। शरद लोहाना ने स्पष्ट किया कि अजमानी पर कदम उठाए जाएंगे। तो धमतरी कांग्रेस भवन में यह हंगामा जो है वो देखने को मिला। सचिन पायलट जो है इस दौरान मौजूद रहे। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।